नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम क्लास में हम जो इंग्लिश आपका शुरू करने जा रहे हैं और इंग्लिश हम इस प्रकार शुरू कर एकदम बिल्कुल जीरो से लेकर पूरा जो है अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ये कई पार्ट में लाएंगे क्योंकि जो है इंग्लिश बहुत से लोगों का बहुत ही कमज़ोर विषय होता है, तो हम इसको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरू करेंगे। एकदम आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो टीचर होते हैं उन्हें किस प्रकार इंग्लिश पढ़ाना चाहिए और उनका क्या क्या तरीका कैसे क्या होता है। सबसे पहले इसको देखेंगे, यानी कि हम पेडागॉजी वाला पार्ट सबसे पहले शुरू करते हैं, फिर इसके बाद हम ग्रामर वाला पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, यानी कि इन तीनों टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है अप्रोच। अब देखिए अप्रोच क्या होता है। अप्रोच का मतलब होता है कि दृष्टिकोण, इसका हिंदी होता है। तो अप्रोच का मतलब ये होता है कि कैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, किस व्यू से, मतलब किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। किस प्रकार आप बच्चे के साथ बिहेव करते हैं, किस तरीके से मतलब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। हर चीज़ पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है, गणित पढ़ाने का अलग तरीका होता है, इंग्लिश पढ़ाने का अलग तरीका होता है। तो इसलिए इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है इस चीज़ को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एन अप्रोच इज हाउ वी व्यू थिंग्स। मतलब इस अप्रोच में ये बताया जाता है कि हम किसी भी वस्तु के किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे बुक है तो हम इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि ये बहुत कठिन है या ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, या इसमें चित्रात्मक का प्रयोग किया गया है, या इसमें बहुत ही उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया गया है, या इसमें कंटेंट में दम है या रफली कंटेंट है। हम किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। और वो जैसा रहेगा उस नज़रिए से हम लोग देखेंगे। यही तो होता है ना अप्रोच, ठीक। ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट। बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल आराम से हम बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए हम इसको आराम से इस तरह पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग इसका जो आप लोग मीनिंग भी निकाल सकें। जैसे एन अप्रोच, अब देखिए यहाँ पे एन का भी प्रयोग हुआ, ठीक है। एन का क्यों प्रयोग हुआ, तो ए और एन का हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे, ए और एन का यूज, और ए और एन और दा का यूज, ठीक है। तो एन अप्रोच इज हाउ वी व्यू मतलब होता है देखने का तरीका, थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु का, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, वी मतलब हम लोग कैसे देखते हैं। ये आपका पहले लाइन का अर्थ हुआ, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरा पॉइंट क्या हमारा है यहाँ पे, ये इट इज ए वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि यह एक देखने का तरीका होता है। टीचिंग मतलब पढ़ाने का और लर्निंग मतलब सीखने का, यानी सीखने और सिखाने का यह एक क्या होता है, तरीका होता है, ठीक। चलिए, आशा है कि बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तब भी। तीसरा पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज टेक्निक अप्रोच इज ए theoretical view of what language is and how it can be learned, यानी कि यह एक समझ विकसित करती है, यानी कि यह एक सिद्धांत है किसी भाषा को सिखाने का या तरीके का। थियोरेटिकल व्यू यानी कि सैद्धांतिक एक तरीका है, ऑफ व्हाट लैंग्वेज की भाषा कैसी है, एंड हाउ इट कैन बी लर्न और इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक। यानी कि यह एक जो तरीका है, जो अप्रोच होता है कि किसी भाषा को हम कैसे सीख सकते हैं, इसका यह एक क्या है, तरीका है, ठीक है। यह हमने 3 पॉइंट में इस चीज़ को डिफाइन किया, इसको बताया कि अप्रोच क्या होता है। अब दूसरा आता है आपका टॉपिक मैथड। अब दूसरा आपका हेडिंग आता है मैथड। अब मैथड का मतलब होता है योजना, या जैसे हम प्लानिंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो मेथड क्या होता है, तो ये भी एक उसी प्रकार का होता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो मेथड इज ए प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि यह कहता है कि यह जो एक मेथड यानी कि यह जो एक तरीका होता है या एक प्लान जो होता है, यह हम किसी भी चीज़ को सीखते समय
या सीखने के प्रोसेस में जब सीखने की प्रक्रिया चलती है तो इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। फॉलो मतलब उस चीज़ को हम जो है अपने जब सीखते हैं तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, फॉलो, यानी कहने का मतलब उसका अनुसरण करते हैं, ठीक है, या उसके तरीके से हम लोग सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका इट इज ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ ए कंटेंट इन क्लासरूम, यानी कि यह एक ऐसा तरीका होता है जो हम अपने किसी भी प्रेजेंटेशन या हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं किस तरीके से, वह एक कंटेंट जो है क्या होता है, प्रदर्शित करने का बच्चों के सामने इन क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में हम कैसे जो प्रदर्शित करते हैं उसका यह एक तरीका है, ठीक है। अब यह आपका तरीका कई प्रकार से हो सकता है, आप कई प्रकार से बच्चों को सिखा सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड, यानी कि जो है सीखने यानी क्रिया यानी कि कार्य करके यानी करते हुए सीखने का एक मेथड होता नहीं, आपने पढ़ा होगा कि करते करते सीख लिए, तो यानी कि कोई भी कार्य करते करते सीखने का यह भी एक तरीका होता है। दूसरा होता है आपका डायरेक्ट मेथड, और तीसरा आपका होता है बाइलिंगुअल मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जैसे कोई भी भाषा अगर इंग्लिश में है तो उसको टोटल इंग्लिश में ही बोला जाए। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके सामने अगर आप जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, तो हिंदी तो बोलेंगे नहीं, तो इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका बाइलिंगुअल मेथड। क्या होता है बाइलिंगुअल मेथड? होता है कि इसमें जो है दोनों भाषा का यूज किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। इसके बाद है तीसरा आपका प्ले विद मेथड, खेल विधि द्वारा जो है बच्चों को सिखाया जाता है। फिर इसके बाद स्टोरी टेलिंग मेथड, यानी कि कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाया जाता है। फिर इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, ठीक। चलिए अब हम एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन इसके बाद एक और आपका आता है हेडिंग टेक्निक। अब टेक्निक क्या होता है? टेक्निक भी उसी तरीके का, यह भी एक तरीका होता है कि बच्चों को कैसे जो है सिखाया जाता है, इंग्लिश आप कैसे पढ़ाएंगे, ठीक। तो टीचिंग टेक्निक आर आवर पर्सनल स्ट्रेटजी दैट वी यूज इन क्लासरूम। यह आपका एक पर्सनल तरीका होता है कि क्लासरूम में आप बच्चों को किस टेक्निक से आप सिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है इट इज ए टूल दैट इज यूज टू एब्सन एन इमीडिएट रिजल्ट। अब देखिए हम इस चीज़ को इसलिए आराम आराम से बिल्कुल पढ़ रहे हैं ताकि आप एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ सकें और उसका अर्थ निकाल सकें। इट इज ए टूल, यह एक क्या होता है, एक टूल होता है, यानी कि एक यंत्र होता है या एक तरीका होता है या एक कोई भी विधि होती है दैट इज यूज, जो हम यूज करते हैं टू एब्सन एंड इमीडिएट रिजल्ट, जिससे हमें जल्दी से उसका परिणाम प्राप्त हो सके। यानी कि हमने कोई भी चीज़ यूज किया, कोई टेक्निक हमने लगाया, उस चीज़ से बच्चों को जल्दी से अगर समझ में आ गया तो क्या उस चीज़ को अगर रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा तो उस चीज़ का हम लोग उस टेक्निक का ज़्यादा यूज करेंगे ना, तो वही चीज़ है। इसके बाद अगला पॉइंट है इट इज ए वाइड वैरायटी, यानी कि एक बेहद जो है वैरायटी है आप एक्सरसाइज या अभ्यास करने का, एक्टिविटीज यानी कि एक्टिविटी करने का, आर डिवाइसेज यूज इन द लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि हम लोग इसमें डिवाइसेज का भी जो है इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन सी हम लोग डिवाइसेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हुआ आपका ऑडियो विजुअल डिवाइस हुआ, वीडियो विजुअल डिवाइस हुआ, या ऑडियो विजुअल हुआ, या हम लोग कोई चीज़ ड्रामा करके दिखाते हैं तो वो भी आपका जो है क्या हुआ एक्टिविटी करके, एक्टिविटी में आपका ड्रामा आ जाएगा ना, क्विज आ जाएगा एक्सरसाइज में, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। लेकिन इसमें फिर एक और थोड़ा सा पूछा जाता है कि इनका संबंध बताइए अप्रोच, टेक्निक और मेथड में। तो आपका अप्रोच जो है सबसे ऊपर होगा, इसके बाद दूसरा स्टेप में आपका जो मेथड आ जाएगा, फिर सबसे नीचे आपका जो है टेक्निक आएगा, ठीक। बस अभी आपको अप्रोच, मेथड, टेक्निक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले मेथड के बारे में देखेंगे, इसमें कौन कौन सा मेथड हम लोगों को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा आपका डायरेक्ट मेथड, तीसरा आपका बाइलिंगुअल मेथड,
चौथा आपका डॉक्टर वेस्ट का न्यू मैथ है, ठीक है। फिर इसका चौथा आपका है ऑडियो वीडियो मैथ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन का मेथड ये होता है कि हम कोई भी चीज़ सबसे पहले ग्रामर सीखेंगे, इसके बाद तब धीरे धीरे हम इंग्लिश सीखेंगे ग्रामर के माध्यम से, यानी कि व्याकरण के माध्यम से। पहला पॉइंट आपका है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि यह एक सबसे पुराना मेथड है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज किया। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, यानी कि टी द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो ग्रामर में ये चीज़ भी हम देखेंगे, द इज सॉरी एंड ए का प्रयोग हम लोग ग्रामर में आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे वाक्य में आ गया तो हम बताते चलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, या इसे अगर मान लीजिए ऑप्शन में आ गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन दे देगा ओल्डेस्ट मेथड, या और भी कोई मेथड, या न्यू मेथड, या भी कोई भी और मेथड, या क्लासिकल मेथड। तो आपका क्लासिकल भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लासिकल मेथड है ना, क्लासिकल मेथड भी इसे कहते हैं। इसे हम ओल्डेस्ट मेथड यानी सबसे पुराना मेथड भी कहते हैं, यानी सबसे पुराना तरीका भी इसे कहते हैं भारत में इंग्लिश सीखने का, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इट इज आल्सो नोन, इसे हम जानते हैं एज क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि ये परंपरागत या शास्त्रीय जो है तरीका। परंपरागत मतलब ये बहुत ही वर्षों से ये चला आ रहा है यह नियम, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है आपका इन दिस मैथड स्टूडेंट लर्न ग्रामेरिकल रूल्स। इस मेथड में बच्चे जो होते हैं या छात्र जो होते हैं वह ग्रामेरिकल रूल्स को सीखते हैं एंड अप्लाई दोज रूल्स, और वे इस रूल को जो है प्रयोग भी करते हैं बाय ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेज, यानी कि जब वह किसी भी वाक्य को अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं बिटवीन टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज, और उनकी क्या होती है, और उनका जो टारगेट क्या होता है नेटिव लैंग्वेज, यानी कि देसी भाषा का यूज करते हैं। टारगेट होता है वो चीज़ सीखते हैं सब चीज़ देसी भाषा में, ठीक है। उनका टारगेट क्या होता है नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद अगला आप लोगों का है अगला पॉइंट है दिस मैथड इज, यहाँ पे होगा डिडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव का मतलब होता है निगमनात्मक। आपने सुना होगा बाल विकास में फर्स्ट सेमेस्टर में एक होता है निगमनात्मक, यानी नियम से जो चला जाता है नियम से एग्जाम्पल की ओर, और एक होता है आपका पहले आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा फिर इसके बाद नियम बताया जाएगा। तो आपका एक निगमनात्मक, ये आपका किस रूल को फॉलो करता है निगमनात्मक, ठीक। इसके बाद अगला है आपका पॉइंट है मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि यह जो फोकस मेन फोकस करता है आपका पढ़ने और लिखने पर करता है, ठीक। यह आपका हो गया ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। अब इसके कुछ एडवांटेज यानी कि लाभ होंगे, ठीक। तो पहला लाभ क्या हो जाएगा यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज, यानी कि यह जो यूज होता है यह प्राइमरी के स्टेज पे सर्वाधिक यूज किया जाता है, यानी कि वेरी यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज, यानी कि यह एक प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला एक मेथड या तरीका होता है, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है वोकैब बिल्डर। इससे क्या होता है वोकैबुलरी, यानी कि शब्दकोश का भी क्या होता है बिल्डर मतलब होता है बनता है, यानी कि शब्दकोश जो है बच्चों क्या होता है मजबूत होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका होता है यूज इन द क्लास हैविंग लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट। जब बहुत से बच्चे होते हैं क्लास में तब भी इस जो है मेथड का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, यह इसके लाभ होते हैं। इसके बाद चौथा है नॉट टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा समय जो है व्यतीत नहीं होता, यानी कि समय बहुत खराब नहीं जाता है। चलिए अगला इसका डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज तो कुछ कम ही रहे क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है और अच्छा मेथड है, ठीक है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कुछ नुकसान या कुछ हानियाँ इस मेथड के। तो इसके बाद पहला मेथड अंडरस्टैंड मैथ है,
सॉरी अननेचुरल मेथड। यह क्या होता है? अननेचुरल या अप्राकृतिक मेथड इसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, इट डज नॉट इम्प्रूव द ओरल फ्यूलिंग, सॉरी इसे कहते हैं फ्लूइंग इन इंग्लिश। यानी कहने का मतलब इट डज नॉट इम्प्रूव, यानी कि यह नहीं जो है इम्प्रूव मतलब क्या होता है? बढ़ना। यह नहीं इम्प्रूव कर पाता है कि ओरल मतलब जो मौखिक, यानी कि जो होता है जैसे यहाँ पे फ्लुएंसी है ना, फ्लुएंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ बोलने का जो धारा प्रवाह जो कोई बोलता है तो वही चीज़ होता है। जैसे ओरल फ्लुएंसी हुआ ना, तो ओरल मतलब होता है मौखिक प्रवाह, यानी कि मौखिक भाषा में जो नहीं धारा प्रवाह कोई बोलता है तो इन इंग्लिश। यानी कि इस माध्यम से अगर हम ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड से अगर हम कोई चीज़ ग्रामर सीख रहे हैं या इंग्लिश सीखें तो उसके सीखने से हम धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक। इसके बाद तीसरा है, इट डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के मेथड से कोई भी स्टूडेंट्स एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख सकता, यानी कि उच्चारण पूरा सही सही नहीं सीख सकता है। ठीक। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इग्नोर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यानी कि यह मेथड जो है आपका स्पीकिंग यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने में क्या करता है? इग्नोर करता है, यानी कि डिसएडवांटेज है इसके ये 3-4 पॉइंट। ठीक। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारे इस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोगों का जो है बहुत से लोगों का जो इंग्लिश बहुत कमज़ोर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम बहुत ही आराम से बिल्कुल धीरे धीरे इसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक। दूसरा आता है आपको मेथड डायरेक्ट मेथड। तो ऐसा सोचिए आप कि डायरेक्ट मेथड का हम लोग यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अगर आ जाएगा ऑप्शन में कि डायरेक्ट मेथड का अदर नेम क्या है, ऑप्शन में आ जाएगा नेचुरल मेथड, यानी कि प्राकृतिक मेथड। इसके बाद रिफॉर्म मेथड। ठीक। रिफॉर्म मेथड, एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि हम इसे 3 जो है नाम से जानते हैं, एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड, नेचुरल मेथड। इन 3 नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद इसका डेवलप्ड बाय, इसे जो विकसित किया था मैक्सिमिलियन बर्टेज। ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया कि डायरेक्ट मेथड का डेवलप किसने किया था, तो कहा गया था क्वेश्चन में विच डेवलप्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन दिया था कई ठू, उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा आप लोगों को मैक्सिमिलियन मेथड या मैक्सिमिलियन बर्टेज। तो मैक्सिमिलियन बर्टेज ही इसके जो है डेवलप्ड, यानी कि इसके जो है विकास करता है या इसके जो है खोज करता है। ठीक। या इसको इन्होंने दिया था। इसका पहला पॉइंट है, ये मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग ओनली टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज यानी कि जो विदेशी भाषा होता है वह केवल उसी पे टारगेट करता है, एंड विदाउट इम्पैसिव ऑन द स्टडी फॉर ग्रामर, यानी कि वह ऐसा बिना भी ग्रामर की सहायता की या किसी भी बिना सहायता को डायरेक्ट मतलब बच्चा केवल बस पढ़े, बस उसी पर बस बिल्कुल जोर दे। ठीक है, इस चीज़ पर जो है यह टारगेट यानी कि ग्रामर डायरेक्ट मेथड ये जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसका अपोजिट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि यह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यह एक विपरीत विधि है। ग्रामर ट्रांसलेशन क्या होता है कि उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, इसमें केवल इंग्लिश होता है, तो उसका विपरीत ही तो हुआ ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट है यूज ऑफ मदर टंग इज डिस्कार्डेड। ठीक, अब जैसे कहने का मतलब है इसमें जो है मातृभाषा का यूज नहीं किया जाता है।
इसमें मातृभाषा को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है मेजर फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रमुखता जो है फोकस किया जाता है कि बच्चा केवल इंग्लिश में बोले और इंग्लिश में सुने। इसका नहीं मतलब कि वो क्या जो है ट्रांसलेशन में किस प्रकार का वो जो है ग्रामेरिकल रूल्स में सही है या नहीं सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो अमेरिका वाले होते हैं या जो विदेशी होते हैं वो इंग्लिश क्यों इतना फ्लो में बोलते हैं, इतना तेजी से धारा प्रवाह, क्योंकि उन्हें ये नहीं कोई टोकने वाला रहता कि आपका ये ग्रामर हैज नहीं आपने लगाया तो आपने इज नहीं लगाया, आपने एन का प्रयोग भूल गया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो बोलते हैं कि मतलब दूसरा व्यक्ति उनकी भाषा समझ ले, उनकी बात को क्या हो चाहे मतलब कहना चाहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि केवल ये मेजर फोकस किया जाता है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग, केवल मतलब बोले और सुने। इसके बाद अगला पॉइंट है इंडक्टिव मैथ है। इंडक्टिव मैथ होता है आगमन विधि। आगमन विधि का मतलब होता है कि सबसे पहले जो है एक होता है निगमन विधि, एक होता है आगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले कोई ना कोई एग्जाम्पल बताया जाता है बच्चों को, फिर इसके बाद उसका नियम बताया जाता है कि यह एग्जाम्पल किस नियम का है या कैसे यह एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड के लाभ क्या हैं। ठीक, इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर फिनिश द लेसन क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज डन, यानी कि जब कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं आफ्टर, कब, जब कोई भी हम लेसन जो है या क्वेश्चन या आंसर या एक्सरसाइज को जो हम क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, जब कोई भी एक्सरसाइज और कंप्लीट करने के बाद तो इसमें क्या एक्टिविटी दिया रहता है, यानी कि क्रियाकलाप दिया रहता है। ठीक, आपने देखा होगा कि जब आपने कोई भी इंग्लिश मीडियम की अगर आप बुक अगर आप पढ़े होंगे तो। इसके बाद अगला पॉइंट है द फोकस इज ऑन ओरल प्रैक्टिस स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो फोकस किया जाता है कि वो केवल स्पीकिंग यानी कि बोलने में वो प्रैक्टिस करे, सबसे ज़्यादा ओरल प्रैक्टिस यानी कि मौखिक, और प्रोनाउंसिएशन में इम्प्रूव यानी कि प्रोनाउंसिएशन उसका जो उच्चारण होता है वह अच्छे से वह बच्चा कर सके, इस पर जोर दिया जाता है। ठीक, यह ग्रामर यानी कि यह जो है आपके डायरेक्ट मेथड के क्या हो जाते हैं, यह आपके एडवांटेज हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड बेटर फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, यानी कि यह एक बेहतर भाषा बोलने का यह प्रवाह जो है आपका बेटर करता है, यानी कि बेहतर बनाता है आप लोगों को। जैसे आपका क्या है, आप इंग्लिश लगातार बोल रहे हैं तो इसका आपका धारा प्रवाह आप बहुत ही अच्छा बोल लेंगे। इसके बाद है लास्ट पॉइंट है नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग, यह एक नेचुरल तरीका है एकदम बिल्कुल टीचिंग यानी कि टीचिंग करने का। ठीक, यानी कि सिखाने का इंग्लिश। इसके बाद कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो कौन कौन से एडवांटेज है, एडवांटेज मतलब होता है कुछ हानियाँ। तो इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, यानी कि यह बहुत ही महंगा जो है आपका मेथड या तरीका होता है। ठीक, आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम की फीस कितनी होती है, महंगी होती है ना, और वहाँ के टीचर भी महंगे होते हैं, तो ये महंगा ही हुआ ना। इसके बाद अगला है आपका अदर स्किल नेमली रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर, यानी कि यह एक अदर यानी कि अन्य जो कौशल है जो नेमली रीडिंग, यह केवल जो नाम को केवल रीडिंग किया जाता है तथा राइटिंग आर इग्नोर, और जो लेखन जो शैली होता है इस चीज़ को इसने इग्नोर कर देता है। ठीक है, यह इसके डिसएडवांटेज है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन और टू अंडरस्टैंड मतलब समझ, यानी कि कठिन से सॉरी एक सेकंड, तो कौन सा तीसरा पॉइंट था ना, एक सेकंड कहाँ गया, तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि यह समझने में क्या होता है थोड़ी कठिन होता है।
इसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों का है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, चौथा पॉइंट आप लोगों का बनता है ओवर क्राउडेड क्लास आर नॉट अलाउड, यानी कि भीड़ वाली क्लास में यह जो है मेथड जो है यूज नहीं किया जा सकता, यह इसके डिसएडवांटेज है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है नॉट अप्लीकेबल फॉर हिंदी मीडियम स्कूल, यह जो है इसका प्रयोग इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में, यानी सॉरी हिंदी मीडियम वाले स्कूल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो होते हैं सब हिंदी माध्यम वाले होते हैं। अगर आप इंग्लिश वहाँ पे जाके बोलने लगेंगे या सिखाने लगेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, बल्कि उसमें सीखने में उन्हें क्या होगी, असहजता महसूस होगी। ठीक, इसके बाद आपका जो है आता है तीसरा जो है पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बाइलिंगुअल मेथड। यह एक नया मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। इसको भी, यह मेथड जो है बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि बाइलिंगुअल माने कि दो जो है इसमें भाषाएं का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी, एक हिंदी हो जाती है, यानी कि एक आपकी मातृभाषा और एक आपका इंग्लिश भाषा। तो पूछा जाएगा बाइलिंगुअल मेथड, तो सॉरी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यानी कि यह मेथड किसके द्वारा यह मेथड किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो आप तुरंत बताएंगे सीजे डॉटसन। यह क्वेश्चन आप लोगों का पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में कि व्हिच इज डेवलप्ड बाय बाइलिंगुअल मेथड, तो अब मतलब किसके द्वारा यह मेथड जो है डेवलप किया गया, तो यह मेथड किसके द्वारा डेवलप किया गया, सीजे डॉटसन के द्वारा। इसको जरूर बिल्कुल याद करिएगा, एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, इसके बाद यह आपका बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है कि दिस मेथड इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि यह एक सबसे कॉमन तरीका होता है टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सिखाने का। ठीक, बात समझ में आ रही। फिर दूसरा पॉइंट आपका बनता है टू लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस मेथड, मदर लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, यानी कि इस तरीके में आपका दो भाषाओं का यूज किया जाता है। जैसे आपका एक पहला जो होता है मातृभाषा हो जाता है, यानी कि मातृभाषा या आप कह लीजिए, या आप नेटिव लैंग्वेज यानी कि देसी भाषा आप कह लीजिए, तथा दूसरा आपका हो जाएगा टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो आप सिखाना चाहते हैं। जैसे किसी भी हिंदी माध्यम वाले वर्ग के क्लास में आप जाएंगे, अगर आप ग्रामर या इंग्लिश सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल इंग्लिश थोड़ी ना बोलने लगेंगे। आप धीरे धीरे पहले आप हिंदी में उस बात आप करेंगे, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे इंग्लिश पे आएंगे, धीरे से इंग्लिश से हिंदी, यानी कि दोनों सिखाएंगे आप साथ साथ। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चों को इंग्लिश हिंदी दोनों धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, फिर धीरे धीरे हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग, यानी कि मदर यानी कि जो मातृभाषा होती है यह जो है मीनिंग यानी कि उसके अर्थ को क्या करती है, स्पष्ट करती है, एकदम क्लियर कर देती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज मदर टंग, यानी कि इसमें यह होता है कि बच्चे जो होता है मातृभाषा का यूज ना करें, टीचर यूज इट व्हेन यूज नीडेड, यानी कि जब किसी भी अध्यापक को जब ज़रूरत पड़ती है कि हाँ अब इसका हिंदी में बताना चाहिए, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तब इसका अध्यापक लोग इसका यूज करें, ना कि बच्चे खुद जो है इसका हिंदी में यूज करें। अगर बच्चे हिंदी में यूज कर लेंगे तो वो जो है इंग्लिश ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, वह चीज़ें सोचेंगे हम इंग्लिश को हिंदी में ही सीखें, लेकिन हिंदी एक अलग भाषा है, इंग्लिश एक अलग भाषा है। ठीक, चलिए अगला आपका है एडवांटेज, इस भाषा का एडवांटेज या इस मेथड का एडवांटेज आपका बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड इज चीफ, यानी कि यह एक बहुत ही मुख्य जो है, यानी कि बहुत पॉपुलर भाषा, यानी कि बहुत ज़रूरी भाषा है यह एक, मतलब बहुत अच्छा तरीका है बाइलिंगुअल मेथड। आप जो है आप यह जो है हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही रामबाण तरीका है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इट आल्सो स्ट्रेसेड स्पीच प्रैक्टिस, यह जो है
इट आल्सो यानी कि यह दबाव बनाना स्पीच यानी कि प्रैक्टिस के लिए, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के लिए मतलब बच्चों को दबाव बनाना चाहिए या इसके लाभ होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे तो बच्चा जो है स्पीच यानी कि इंग्लिश में धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका इट सेव्स द टाइम। और यह क्या करता है, यह टाइम को भी बचाता है, एनर्जी फॉर द टीचर्स, और अध्यापक के ऊर्जा को भी ये बचाता है। यानी कि किसी भी अध्यापक को कम मेहनत करनी पड़ती है और कम टाइम लगता है बच्चों को इंग्लिश सिखाने में बाइलिंगुअल मेथड में। ठीक है, बहुत ही आसानी से बच्चा सीखता है। इसके बाद दूसरा है दिस मेथड डज नॉट नीडेड ट्रेंड टीचर। यानी कि इस मेथड में कोई भी बहुत ही कुशल टीचर या बहुत ही ट्रेंड टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। वह बुक से भी आपका नियम देखकर वह ग्रामर की सहायता से वह इंग्लिश सिखा सकता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट मस्ट नीडेड। इसमें जो होता है कि ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट होता है इट इज suited to all the type of school located in rural and urban areas। ठीक है, तो यह सचुएटेड ऑल द टाइप ऑफ स्कूल, यह मतलब यह जो भाषा बाइलिंगुअल जो आपका मेथड है यह आपका हर प्रकार के विद्यालय में हर प्रकार के जो विद्यालय होते हैं उसमें यूज किया जा सकता है इन रूरल एंड द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज का मतलब और रूरल एरियाज का मतलब ये होता है कि यह ग्रामीण वाले विद्यालय तथा शहरी वाले विद्यालय, यह दोनों प्रकार के विद्यालय में इसका हम प्रयोग बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सैचुएटेड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है शायद, सैचुएटेड। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इसका आपको आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसके कौन कौन से होते हैं। पहला आपका हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर। यानी कि इसमें जो होता है पढ़ने और लिखने की चीज़ों पर इग्नोर किया जाता है, यानी कि इसको अनदेखा किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स आर पैसिवनेस। ठीक है, पैसिवनेस। इसके बाद लिसनर, यानी कि इसमें जो स्टूडेंट्स यानी जो बच्चे होते हैं या जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय यानी कि वो केवल सुनते हैं चुपचाप, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला आपका पॉइंट आता है ग्रामर इज नॉट टंग एस्टिमेटली टू द लर्न इन द मेथड। इस मेथड में ग्रामर इज नॉट टंग, ग्रामर एकदम। अगला पॉइंट आपका है ग्रामर इज नॉट टफ सिस्टमेटिकली टू द लर्न इन दिस मेथड। यानी कि इस मेथड से ग्रामर को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखा जा सकता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों का डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड। तो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है। ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों को पेपर में। ठीक, तो यह क्या करता है, यह गिवन बाय किसके द्वारा मतलब दिया गया है, डॉक्टर मिचेल फिलिप्स वेस्ट, या इसे हम एमपी वेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इट वाज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, यह जो है डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट होता है। ठीक, इसके बाद अगला है आपका रीडिंग इज शॉर्टकट वे टू लर्निंग। यह शॉर्टकट एक तरीका होता है यानी कि पढ़ने का। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे, दूसरा पॉइंट हो गया था रीडिंग इज शॉर्टकट वे टू लर्निंग, यानी कि पढ़ने में जो यह एक शॉर्टकट तरीका होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी। यह जो है यानी कि इसकी जो रीडिंग करने के तरीके जो दो हैं, कौन कौन से, एक है आपके ओरल, एक है आपका साइलेंट। एक आपका मौखिक होता है, एक आपका मौन होता है। जैसे आपने
नहीं, हिंदी में पढ़ा होता है मौखिक वाचन और मौन वाचन। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग, यानी कि आप जो है बिल्कुल यह फोकस किया जाए कि आप किसी भी चीज़ को मन में पढ़ें। ठीक है, यह आपका डॉक्टर वेट्स मेथड के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर वेस्ट मेथड इट इज एरीज टू acquired a reading knowledge of a language than to acquire speaking, यानी कि किसी भी भाषा को पठन यानी कि ज्ञान प्राप्त करने या बोलने की तुलना में क्या होता है, आसान होता है। ठीक, इसके बाद अगला है आपका दिस मेथड इज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स, यानी कि इसमें इस मेथड के 3 जो है महत्वपूर्ण जो है आपके इसमें तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला तत्व होता है रीडिंग, यानी कि पढ़ना। इसके बाद दूसरा होता है रीडर्स विद सेलेक्टिव वोकैबुलरी, यानी कि जो रीडर्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, वह आपके एक मतलब सेलेक्टिव मतलब चुनिंदा जो वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, यानी कि इसका अर्थ होता है आपका कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा का उचित प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका ग्रामर इज टफ इंडक्टिव, यानी कि जो ग्रामर होता है वह आपका आगमन विधि द्वारा सिखाया जाता है। आगमन विधि का मतलब ये होता है कि पहले कोई भी चीज का एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसके अनुसार उस जो एग्जाम्पल होता है उसका नियम बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे कुछ एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ये इसका टाइम सेविंग एंड नॉट एक्सपेंसिव, यानी कि टाइम को जो क्या करता है, बचत करता है, लेकिन नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन यह महंगा नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका डेवलप रीडिंग हैबिट, यानी कि ये जो डेवलप किया गया है यह रीडिंग पर ज़्यादा आदत डालने की बात यहाँ पे फोकस किया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है रीडिंग हेल्प्स टू मेक द राइटिंग इजी, यानी कि जब बच्चा कोई रीडिंग करेगा तो वह उसके जो है राइटिंग बनाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। इसका कहने का मतलब ये है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है इंक्रीज वोकैबुलरी, इससे क्या होगा, वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दकोश क्या होता है, मजबूत होता है। शब्दकोश से क्या होगा, मजबूत होगा। तथा पांचवा पॉइंट है इट प्रमोटेड रीडिंग, यानी कि यह जो है प्रमोट करता है या सर्वप्रथम यानी कि यह कोशिश ये करता है या फोकस करता है कि रीडिंग पर सबसे ज़्यादा या डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है बल देता है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला आपका इग्नोर स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग को ये इग्नोर करता है लेकिन राइटिंग और लिसनिंग को जो है बल देता है। ठीक है, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग यानी कि बोलने, लिखने और सुनने, ये तीनों को इग्नोर करता है। यह केवल बल देता है आप लोगों का रीडिंग पर। किस पर? रीडिंग पर। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इम्प्रूव, यानी कि इसकी सहायता से बच्चों का उच्चारण जो होता है शब्द का वह भी जो है उतना अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड बोरिंग, यह जो है समझने में कठिनाई होती है तथा और बोरिंग भी यानी कि जैसे निराशापन या महसूस होता है, यानी कि बहुत अच्छा फील नहीं होता है। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट है हैव ओनली वन एक्टिविटी, यानी कि केवल इसमें एक ही एक्टिविटी की बात किया गया है, केवल रीडिंग की बात किया गया है। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट है कैन नॉट डेवलप इंटरेस्ट, यह जो है इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में रुचि, जैसे क्या होता है यह जो है यह रुचि उत्पन्न नहीं करता है, यह जो है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है आइडियो लैंग्वेज मेथड, यह भी आपका अक्सर परीक्षा में पूछा था आइडियो लैंग्वेज मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है इसका एक अदर नेम और पूछा जाता है, इसे हम लोग एक अदर नेम से और आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं।
अब आर्मी मेथड क्या, इसलिए क्यों इसको जो है आर्मी मेथड नाम दिया, क्योंकि जो हम लोगों की आर्मी जो होती है वो विदेशों में जब जाते हैं तो वहाँ की भी भाषा जो थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि दिस मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूएस ड्यूरिंग इन द वर्ल्ड वार सेकंड, यानी कि यह सेकंड वर्ल्ड वार के समय यह जो है आपका डेवलप किया गया था यूएस में, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका बनता है इन दिस मेथड मीडियम ऑफ इंट्रैक्शन विल बी टारगेट लैंग्वेज, यानी कि यह एक माध्यम यानी कि बीच का जो है तरीका है जो कि यह टारगेट लैंग्वेज को जो है सीखने में मदद करता है, ठीक। इसके बाद तीसरा है ओरल रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ स्क्रिप्ट या डायलॉग, यानी कि ये जो कोई भी स्क्रिप्ट होता है, कोई भी डायलॉग होता है तो वह उसको ओरल यानी कि मौखिक जो क्या करता है, यह अभ्यास कराने में सहायता देता है। जैसे कोई ऑडियो हुआ, रेडियो आप उसको चालू कर दिए, वह जो है आपका क्या करेगा, मौखिक आपका कोई भी चीज़ रिवीजन कराएगा, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है मदर टंग का ज़्यादा इम्प्रूव नहीं दिया जाता है तथा यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग पर बल दिया जाता है। किस पर? स्पीकिंग, यानी कि आप सुनिए और केवल बोलिए। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग पर भी, ठीक। अगला है देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ऑडियो लैंग्वेज, यानी कि ऑडियो लैंग्वेज के आपके 4 भाग बताए गए हैं। पहला आपका रेपिटेशन है, जो कि ऑडियो आप एक बार चला दें वही आप दोहराते रहिए बार बार, कोई भी शब्द हुआ। इसके बाद हुआ रीस्टेटमेंट, अब जैसे कोई कथन हुआ, कोई कथन बोला तो उसको रीस्टेटमेंट का मतलब होता है पुनः कथन, बार बार उस चीज़ का कथन जो है उसको आप जो है सुनते रहिए। इसके बाद अगला है इन्फ्लेक्शन, यानी कि उस शब्द का कोई भी दूसरे शब्द के रूप में उसका हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो ये कहता है शब्द को, या इन्फ्लेक्शन मतलब होता है मोड़ना, ठीक है। इसके बाद होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है प्रतिस्थापन। जैसे कोई शब्द बोला या कोई वाक्य, जैसे आई लाइक ए पेन तो बच्चा बोला आई लाइक ए बुक, आई लाइक ए बॉटल, आई लाइक ए फोन, तो अपने हिसाब से कोई और एग्जाम्पल वो बोल सकता है उसी के आधार पर, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन, ठीक। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा ऑडियो वीडियो मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रव्य दृश्य विधि। देखिए थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि बोरिंग, इसलिए क्योंकि जो हम पूरी क्लास जो एक में ले रहे हैं, पूरी लंबी क्लास है, तो बिल्कुल आराम से देखिए एकदम अच्छे से जो है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला देखिए पॉइंट है कि मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग, यानी कि आप कोई भी इस तरीके से कोई भी सबसे पहले पॉइंट आप यही लिखेंगे कि मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग, यानी कि यह जो है मेथड इंग्लिश सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है या बहुत ही प्रभावशाली है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका बनता है द ऑडियो विजुअल मेथड रिफरेंस टू बोथ साउंड एंड पिक्चर्स, यानी कि इस विधि में आपका जो है साउंड मतलब आवाज़ और पिक्चर मतलब होता है तस्वीर, दोनों विधि का प्रयोग किया था, यानी कि दोनों चीज़ का प्रयोग किया था, तब बच्चे को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें समझ में आती है। जैसे आपका टेलीविज़न हुआ या मोबाइल हुआ, इन सब के माध्यम से बच्चा क्या करता है, बहुत जल्दी से सीखता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिव, यानी कहने का मतलब ये है कि कक्षाध्यापक में जो है कक्षाध्यापक जो कार्य है वह उसको जो आसान बनाता है तथा यह जो है शिक्षण कार्य भी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो है देता है। यह ऑडियो विजुअल मेथड के ये जो है कुछ मेरिट्स हैं, ठीक है, या मेरिट्स या हम कह सकते हैं या आपका जो है कुछ भी या क्वालिटी कह सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका द टीचर कैन कैच द अटेंशन फॉर हिज स्टूडेंट, यानी कि अध्यापक क्या करते हैं, बच्चों को ध्यान को जो क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जो ऑडियो विजुअल जो होता है उसके माध्यम से बच्चों का क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए पहला आपका हो जाएगा सिंपल विजुअल ऑडियो एड्स, सॉरी सिंपल जो विजुअल जो एड्स होते हैं इसमें आपका आ जाएगा ब्लैक बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं, तो आपका ये भी सिंपल जो है विजुअल एड्स होता है जो केवल देखा जाता है। बुक भी होता है, ये भी देखा जाता है, इसमें भी चार्ट में भी, ये भी मैप से की सहायता से भी हम लोग जानते हैं, ग्लोब की भी सहायता से, फिर पिक्चर की सहायता से, डायग्राम, फाइनल बोर्ड, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके सिंपल विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा आपका आ जाएगा ऑडियो एड्स। अब ऑडियो एड्स में आपका आ जाएगा क्या, रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, ग्रामोफोन आ जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वहीं भी बात करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स के, तो ऑडियो विजुअल एड्स के आपका सिनेमा हो जाएगा, ठीक है, या टेलीविज़न हो जाएगा, या मोबाइल हो जाएगा, ये सब आपके ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि इसमें दोनों चीज़ होती है, ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है, ठीक। अब इसके कुछ जो है क्वालिटी हैं, अब इसको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऑडियो विजुअल एड्स, तो पहला इसका है मेरिट्स है, पहला या पहला गुण है या पहला लाभ है इसका है, इट शुड बी मीनिंगफुल, सॉरी इट शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पजफुल। यानी कि यह जो होता है यह आपका अर्थपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है लार्ज एनफ टू बी सीन बाई ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, यह लंबा और ये सभी बच्चों के द्वारा जो है देखा जाता है, ठीक है, ये और यह जो है बहुत ही मदद करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अपग्रेडेड एंड अपडेटेड। इसमें जो होता क्या कि आजकल आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन में या टेलीविज़न में, उसमें क्या होता है अपडेट बहुत से आते हैं, तो ये अपडेट करता तो इससे भी सहायता मिलती है, यानी कि बहुत से नए नए फीचर उसमें जुड़ते हैं, ठीक है। चौथा बात क्या है अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि यह जो है बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग के अनुसार मतलब चलता है, जैसे जो बच्चे चाहते हैं जो अपने अनुसार वो चीज़ अपने अनुसार देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है यह जो है अफोर्डेबल होता है, यानी कि यह थोड़ा सा जो है मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए अफोर्डेबल होता है, यानी कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है या थोड़े से कम पैसे में, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे टीचिंग ऑफ मेथड पूरा ख़त्म हो गया, अब आता है आपका अप्रोच, ठीक है। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी कि आप कैसे जो है किस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसका है जो है इट इज आल्सो नोन एज एरियो एरल ओरल अप्रोच, यानी कि जो है एरल या ओरल अप्रोच। एरल का मतलब होता है आपका श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना, ओरल मतलब होता है मौखिक, यानी कि मौखिक और श्रव्य अप्रोच यहाँ पे जो है हम लोगों को देखना है, ठीक है। यानी कि जो दृष्टिकोण होता है जो संरचनात्मक, यानी कि कोई भी जो चीज़ होगा वह आपका श्रव्य मतलब यानी कि सुन के, और मौखिक मतलब मुख से, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर जोर किस पे दिया जाएगा, सुन के बोलने पर जोर दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट बनता है स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश टू द स्टूडेंट, यानी कि जो छात्र होंगे उनको जो है कैसे बताना है कि जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे ढांचा होता है किसी भी वाक्य का, वाक्य के ढांचे में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, जैसे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, और आपका नाउन आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, इस सब का कैसे यूज होगा। यहाँ पे देखिए एक हमने वाक्य लिखा है ही रोट ए लेटर, यानी कि उसने एक पत्र लिखा, तो उसमें क्या क्या ही एक सब्जेक्ट है, फिर आप हमने वर्ब का प्रयोग किया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है,
और मेन वर्ब होता है, यानी कि जितना भी चीज़ होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, इन सब जो पार्ट ऑफ स्पीच की जो एक सेंटेंस में जो ज़रूरी होते हैं, इन सब बेसिक चीज़ों का क्या किया जाता है, उनको नॉलेज दिया जाता है, यानी कि बताया जाता है। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं अप्रोच, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। इसका जो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज का मतलब होता है मेरिट्स या एडवांटेज या इसके लाभ या विशेषताएं। तो पहला इसका लाभ है आपका, स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स बिकॉज दे लर्न इंग्लिश थॉट वेरियस एक्टिविटीज़। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वे बिल्कुल एक्टिव होते हैं और इसके जो है आसानी से बिल्कुल सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिविटी करके कोई भी चीज़ होगा तो उसको एक्टिविटी के आधार पे वो सीखेंगे इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है एम्फेसिस मोर ऑन ओरल स्पीच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मतलब सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा मोर ऑन ओरल, यानी कि मौखिक रूप से बोलने के लिए भाषा में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रेकअप में दिया भी गया कि फोकस ऑन ओरल स्पीच, यानी कि मौखिक रूप से भाषा बोलने में सबसे ज़्यादा इसकी सहायता से बल दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसका है स्टूडेंट्स बिल्ड्स ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि बच्चे में क्या होता है वो चीज़ विकसित हो जाएगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी भाषा बोलने में उन लोगों का धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है इट गिव्स इम्पॉर्टेंस ऑन एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि यह जो आपका अप्रोच है यह सबसे ज़्यादा एक्टिविटी पर सिखाने में सबसे ज़्यादा जोर देता है, यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से ये जो है सिखाने में सबसे ज़्यादा बल देता है। तो इसके कुछ एडवांटेज या हानियाँ भी हैं या डिसएडवांटेज हैं। इससे पहला क्या, टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग तो लगेगा ही ना, जैसे कोई भी चीज़ अब एक्टिविटी करके जब दिखाना रहेगा तब सिखाना रहेगा तो उसमें एक्टिविटी करने में टाइम लगेगा ना, तो यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूमिंग। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इट इज़ नॉट सूटेबल इन हायर क्लास, यानी कि यह जो है कि हायर क्लास के बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। इट रिक्वायर्ड विल ट्रेन टीचर, यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होगी। यहाँ पे जो ट्रेंड टीचर नहीं होगा वो उतना सफल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाएगा दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया आपका, और दूसरा आपका है ये सिचुएशनल, यानी कि स्थिति जन्य दृष्टिकोण, यानी कि जैसी स्थिति बनेगी उसी हिसाब से बच्चों को सिखाया जाएगा। यानी भी कोई भी चीज़ है जो जैसी स्थिति बनती है उसी हिसाब से सिखा दीजिए, वह आपका हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से सिखाया गया इंग्लिश। ठीक है, इन दिस अप्रोच लैंग्वेज इज टफ इन रियल लाइफ स्टूडेंट्स, यानी कि रियल लाइफ के जोड़ कर बच्चों को उस हिसाब से जो है भाषा को सिखाया जाएगा इंग्लिश भाषा को। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है टीचर्स क्रिएट्स ए रियल एंड मीनिंगफुल जो है सिचुएशन, यानी कि जो होते कोई भी चीज़ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो रियल लाइफ से जो है उनके जो है अवगत करा सके इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में टू टीच न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न, यानी कि जिससे बच्चे क्या करते हैं नए शब्दों को सीख सकें और नए वाक्यों को सीख सकें। ठीक है, अब जो है यहाँ पे टाइप ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे आपका दो प्रकार का सिचुएशन हो सकता है। पहला आपका जो है रियल सिचुएशन और दूसरा आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम रूप से सिचुएशन बनाया जाता है। जैसे अब इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं। पहला इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यह जो है रुचिपूर्ण जो है एक तरीका है। ठीक है, दूसरा है इट एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाई प्ले, यानी कि बच्चे को खेल विधि से जो है सबसे ज़्यादा सिखाने पे जोर दिया जाता है। तीसरी बात है एक्शन चेन मेक द क्लास लिविंग, यानी कि जो होता है एक्शन चेन का मतलब होता है जैसे बच्चे नहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन बनाते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि आप एक बोलो, फिर वो बच्चा अगला दो बोलेगा, फिर तीन बोलेगा। इस प्रकार जब चेन बना के जब इस तरह चेन बना के जब कोई बच्चा जब सीखेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे बोलेगा ये बोलेगा एक, दूसरा बच्चा बोलेगा दो, तीसरा बोलेगा तीन, चौथा बच्चा बोलेगा चार। इस प्रकार जब बच्चे रहेंगे सब में, तो कक्षा एक वाले जो बच्चे रहेंगे तो उनको इंग्लिश में अगर 1 2 3 सिखाया जाए तो पहला बच्चा क्या 1 बोलेगा, दूसरा बच्चा 2 बोलेगा। इस प्रकार सभी लोग उस बातों को ध्यान देंगे
जब कोई एक बच्चा जब बोलता है तो उसको सब लोग ध्यान देते हैं ना, तो इस प्रकार ये भी जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच है। ठीक है, इसके बाद चौथा आपका है एक्सटेंसिव यूज ऑफ टीचिंग एड मेक क्लास इंटरेस्टिंग, यानी कि इसके माध्यम से जो होता है, जब ऐड के माध्यम से बच्चों को जब सिखाते हैं टीचर लोग, तो वो क्या करता है, क्लास को जो है इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिपूर्ण बनाता है। ठीक, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि सूटेबल फॉर लोअर क्लास, मतलब यह जो तरीका है आपका लोअर क्लास के बच्चों के लिए सूटेबल है, बट कैन नॉट सूटेबल हायर क्लास, लेकिन यह उच्च स्तर के बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है कि लेसन कैन नॉट टॉट बाय दिस, मतलब कि इस एक्टिविटी के माध्यम से जो है पूरा पाठ को जो है अच्छे से कराया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखें। इसके बाद है ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच का मतलब शब्द से ही स्पष्ट होता है कि मौखिक तरीका या मौखिक दृष्टिकोण, मौखिक रूप से जो चीज़ सिखाया जाता है वह आपका ओरल अप्रोच के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच इज दैट द वे ऑफ टू लर्न ए लैंग्वेज इज टू स्टार्ट रियली, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि हमेशा जो किसी भी चीज़ को, जैसे किसी भाषा को सिखाया जाता है तो हमेशा प्रैक्टिस के माध्यम से, मतलब ओरल सिखाया जाए। ओरल आप मतलब आप पहले क्या करते हैं, जब कोई बच्चा उसको केवल सुनाया जाता है, फिर वही बात उससे अभ्यास कराया जाता है। इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है द टीचर शुड प्रेजेंट ऑल न्यू, एक सेकंड यहाँ पे क्या लिखा गया है, मटेरियल्स अर्ली विद द स्टूडेंट्स दे ओनली लिसन एंड द यूज इट इन स्पीच, यानी कि बच्चों से यह हमेशा प्रेजेंट कराया जाता है कि वह नए नए शब्दों को हमेशा जो है वह अपने जो है स्पीच में जोड़े, और वह जब कोई भी चीज़ जब वह बोलते हैं तो वह नए नए शब्दों के साथ बोलें। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कुल मिला जुला कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप जो है उसको बोल कर मतलब सीखिए, यानी कोई भी चीज़ है आप सुने, टीचर ने आप लोग कोई सुनाया, बस आप वही चीज़ दोहराइए, आप ओरल तुरंत आप उस चीज़ को रिपीट करिए, अभ्यास करिए। ठीक है, इसके बाद अगला आपका है लैंग्वेज गेम। तो लैंग्वेज गेम का मतलब वही होता है कि जैसे लैंग्वेज के माध्यम से गेम खेला जाता है। जैसे पहले बच्चे नहीं होते थे कि हमने बोला कि एप्पल, APPLE, तो क्या लास्ट में ई वर्ड आया ना, तो अगला वाला जो बच्चा होगा वो ई वर्ड से कुछ बोलेगा, जैसे ई फॉर एलिफेंट, फिर वो बोलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका वो शब्दकोश मजबूत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब है ये इम्पॉर्टेंट ऑफ लैंग्वेज गेम, यानी लैंग्वेज गेम का महत्व। पहला है लैंग्वेज गेम प्ले वेरी इंपॉर्टेंस रोल इन लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज गेम जो होता है वह लर्निंग मतलब सीखने में यह बहुत ही सहायक या बहुत ही इम्पॉर्टेंस रोल अदा करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग, यानी कि यह जो टीचिंग लर्निंग में क्या हो जाता है, बहुत ही सहायक होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सहायक होता है इन प्रोसेस इंजॉयबल इंटरेस्टिंग, यानी कि और इजी, यानी कि यहाँ पे देखिए इजी भी है, यानी कहने का मतलब इसके माध्यम से जो प्रोसेस होता है वह इंजॉयबल मतलब होता है, बच्चे उसमें क्या करते हैं, आनंद भी ले लेते हैं, तथा इंटरेस्टिंग मतलब रुचि भी पैदा करती है, और वह बहुत ही आसानी से बच्चा सीख भी लेता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है इसका द लर्नर्स अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे आर एक्टिविटी, जब वो एक्टिव रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, जब वो खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करते हैं और बहुत अच्छे से समझते भी हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका है कुल मिला जुला कहने का मतलब यही है, जितना भी सारा कुछ है, सारा कुछ मेथड, हाँ बस इस माध्यम से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, इसके माध्यम से बहुत अच्छे से बच्चे सीख लाते हैं, टीचर को कम मेहनत करनी पड़ती है, बस यही सब उठा के सब में जो है बेचना है केवल। ठीक है, चिपका दीजिए, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यह एक प्रैक्टिस लैंग्वेज ऑल द 4 स्किल, मतलब इसमें कई स्किल भी है, 4 स्किल, जैसे कौन कौन सी है आपका, जैसे देखिए क्वेश्चन गेम, आपने कोई क्वेश्चन पूछा
वह बच्चा इंग्लिश में उधर से कोई क्वेश्चन पूछा, दो मान लीजिए जैसे अंत्याक्षरी खेलते हैं ना, कुछ इस प्रकार का। फिर इसके बाद आपका पजल गेम हुआ। जैसे पजल गेम में क्या होता है कि कई वर्ड लिखे होते हैं, एक मतलब सब लाइन से लगे मतलब लिखे होते हैं, इस प्रकार के बताते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें एक अक्षर होगा, फिर इसमें बी होगा, फिर सी होगा, फिर इसमें डी होगा, या फिर यल होगा, या कुछ भी होगा। तो इससे एक नया शब्द बनाया जब जाता है, तो यह भी एक प्रकार का आपका पजल गेम होता है, ठीक। फिर दूसरा आपका प्रोनाउंसिएशन गेम, मतलब इससे क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद स्पेलिंग गेम, यानी कि स्पेलिंग गेम जो है अच्छी होती है, ठीक है। ये सब मतलब है। इसके बाद अगला आपका है क्लासरूम टीचिंग। यह आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब क्लासरूम में जो बच्चे जब क्लासरूम में जब कोई टीचर जाएगा तो उसका क्या क्या महत्वपूर्ण मतलब दायित्व होता है, उसे क्या क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो क्लासरूम टीचिंग इज ए प्रोसेस दैट अलाउ टीचर टू कंट्रोल द लर्निंग एंड डी रिएक्शन ऑफ दियर क्लासरूम। यानी कि जब कोई भी टीचर क्लासरूम में जब पहुंचता है तो उसका क्या डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए शिक्षण में, कैसे वो बच्चों को कंट्रोल करे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी क्लासरूम में जब कोई टीचर जाता है तो यह कैसी प्रक्रिया करे जो टीचर अपनी कक्षा में सीखने की दिशा को नियंत्रित करने में अनुमति देती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए सबसे पहले टीचर को, सबसे पहले टीचर को जाने से पहले बिफोर गोइंग इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में जाने से पहले ए टीचर शुड बी हैव लर्न वाइजर दिस थिंग्स एज फॉलो। यानी कि अध्यापक को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें जो है क्या चीज़ वहाँ पे जाके पढ़ाना, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। जैसे अब क्या वहाँ पे कुछ नियम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप गए तो वहाँ पे आपने क्या बोला, गुड मॉर्निंग, आपसे बच्चे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तो आप भी तो बोलेंगे ना गुड मॉर्निंग। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है, किसी भी क्लास में जाने से पहले। इसके बाद तीसरा पॉइंट है रिएक्शन ऑफ वर्ड, मैंने शब्दों की पहचान आपको होनी चाहिए। कुछ न कुछ आपको शब्दों की पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे गए आपको कुछ पता ही नहीं है, ना तो एनिमल्स नेम पता है ना तो आपको कुछ पता है। छोटे छोटे बच्चे होंगे तो एनिमल्स नेम आपको पता होना चाहिए। नेम ऑफ बर्ड्स आपको मतलब पक्षियों का नाम इंग्लिश में पता होना चाहिए। पूछेंगे सर ये कौन सी चिड़िया है, अब इसका नाम बताइए आप, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इसका नाम ये है इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में कहते हैं हमिंग बर्ड या नाइटिंगल, या जो भी कुछ भी जो भी वहाँ पे चिड़िया होगा, जैसे क्रो, पिजन, पैरट, जो भी मतलब वहाँ होगा आप दिखा भी सकते हैं, चित्र के माध्यम से बना भी सकते हैं, आपको उतना इंग्लिश आना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है, जैसे फ्रूट के नाम भी आपको आना चाहिए, वेजिटेबल्स के नाम आना चाहिए। और देखिए आपको ये सब 5 वेजिटेबल्स के नाम ये सब आप जो है याद कर लीजिएगा। वैसे हम जो है एक और क्लास लेंगे तो इन सब का निचोड़ जो है जो महत्वपूर्ण, जैसे आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा कि 2 सब्जियों का नाम लिखिए, 5 सब्जियों का नाम लिखिए, 5 फलों का नाम लिखिए, या कुछ भी पूछा जाएगा, या एक का नाम पूछा जाएगा, या क्रो यानी कि बर्ड्स का नाम पूछा जाएगा, तो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट ऑफ बॉडी के नाम, नंबर ऑफ नेम यानी कि संख्याओं के नाम 1 से 10 तक के। फिर अल्फ़ाबेट आना चाहिए आपको। ओरल प्रैक्टिस एंड सिंपल सेंटेंसेज को बनाना आना चाहिए। जैसे सेंटेंस आपके जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए जो है कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे आपका यहाँ पे पी है, डॉट है, फिर जी है, फिर डॉट है, फिर ओ है, फिर एन, फिर ऐसे ऐसे आपको वर्ड मिलेगा आपको जो है पेपर में, तो इसको आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमने 2-3 लिख दिए हैं, और इस चीज़ को आप इन सबको आप जो है, जैसे यहाँ पे देखिए शार्क है, यहाँ पे देखिए ये है अनकरेक्टेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप लोग इसको जो है भर के या तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसी में से कोई आ जाए, ठीक है। चलिए फिर अगला आप लोगों का है व्हाट इज प्रोज। अब प्रोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोज क्या होता है? प्रोज मतलब होता है गद्य, कि प्रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी कि यह एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका नाम होता है
प्रोसा एरियो, यानी कि इसका मीनिंग जो निकलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि सीधा सीधा जो वर्ड होता है, स्ट्रेट लाइन वर्ड जो होता है, यानी कहने का मतलब जो चीज़ सीधे सीधे लिखा हुआ रहता है। प्रोज इज वर्बल और रिटन लैंग्वेज दैट फॉलो द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, यानी कि जो होता है प्रोज जो होता है वह बिल्कुल नेचुरल, यानी कि बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जो उसका फ्लो होता है उसी के हिसाब से लिखा जाता है और बोला भी जाता है। ठीक है, यह आपका प्रोज होता है। जैसे आपका गद्य क्या है, गद्य एक मौखिक अथवा लिखित भाषा है जो प्राकृतिक प्रवाह को मतलब फॉलो करती है, यानी कि जैसे कैसे मौखिक रूप से गद्य केवल ऐसे बोला जाता है, जैसे लिखा रहता है सेम ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन अगर हम पद्य की बात करेंगे तो पद्य क्या होता है, पद्य आपका लय के साथ, तुक के साथ, उसमें कहीं रुकना होता है, कहीं जो होता है आपका जो है सुर चढ़ा के थोड़ा तेजी से बोलना होता है, इन सब का ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है गद्य में ऐसा कुछ नहीं देखना होता, बस जैसे जो शब्द लिखा हुआ है बस ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाइए। तो एम्स ऑफ प्रोज यानी कि गद्य के उद्देश्य क्या होते हैं, टू डेवलप द स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड लव फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट, यानी कि बच्चों में प्राकृतिक के प्रति कल्पना का विकसित करती है, ये जो है गद्य। इसके बाद दूसरा पॉइंट है टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग, यानी कि यह जो है गद्य आपको मौन रूप से पढ़ने के लिए बच्चों को क्या करती है, तैयार करती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है टू बिल्ड दियर कैरेक्टर्स, कार्टून पढ़ें जो बच्चों के चरित्र का निर्माण करते हैं, यानी क्या चरित्र के निर्माण क्या करती है, सहायक करते हैं। जैसे वो उसमें जो कहानियां वगैरह दी रहती हैं वो चरित्रात्मक शब्द दी रहती है जिससे बच्चों के जीवन में वो सहायक होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है टू डेवलप दियर एक्टिविटी एंड पैसिव वोकेबुलरी, यानी कि शब्द भंडार का भी है इसमें क्या करती है, विकास करते हैं, जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से जो है अपने शब्दों को विकास करते हैं। इसके बाद दूसरा आपका पॉइंट आ जाता है व्हाट इज पोएट्री, पोएट्री क्या होता है, तो पोएट्री इज टाइप ऑफ लिटरेचर, साहित्य का ही एक भाग होता है जो बेस ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम, यानी कि यह जो क्या करता है, यह आपका जो होता है लय पर आधारित होती है। जो साहित्य होता है, जो साहित्य का यह जो एक भाग होता है आपका लय यानी कि सुर के आधार पे होता है। ठीक है, इसके बाद इसके भी कुछ जो होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपका है टू क्रिएट ए इंटरेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन देम, यानी कि अंग्रेजी साहित्य के प्रति भी रुचि उत्पन्न करती है सीखने में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि यह बच्चों के कल्पना शक्ति को भी क्या करती है, विकसित करती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द आइडियाज कंटेंट इन द पोएम। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों को इस योग्य बनाती है या इस अंडरस्टैंड करती है, ऐसे बच्चों को समझाती है जैसे बच्चे कविताओं को भाव को समझ सके, या मतलब वह इस योग्य मतलब बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। तो प्रोज एंड पोएट्री का यह भी आपका आ सकता है बिल्कुल, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है राइटर यूजुअली हैज नो वर्ड्स लिमिट, यानी कि जो राइटर जब कोई भी प्रोज को जब लिखता है या लेखक जब शब्दों को लिखता है तो वह इससे मुक्त होता है कि कितना वर्ड इसमें लिखना है। लेकिन इसमें पोएट में क्या होता है, पोएट यूज ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, लेकिन पोएट यानी कवि जो होता है वह सीमित शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है कितना वर्ड हमें लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वर्ड्स आर क्लियर डायरेक्ट, यानी कि शब्द क्या करते हैं, सीधा सीधा प्रयोग करते हैं, एकदम क्लियर होता है। लेकिन इसमें पोएट में क्या होता है, पोएट क्या करते हैं, पोएट्री में वर्ड्स होल्ड मल्टीपल मीनिंग्स, यानी कि एक ही जो है वर्ड के कई अर्थ मतलब निकलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रोज डज नॉट प्ले एक्शन टू राइम, मतलब कहने का मतलब प्रोज जो होता है वह जो है लय या सुर में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर आप पोएट्री को देखेंगे तो पोएट्री
प्ले अटेंशन टू राइम, यानी कि पद्य में लय पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है, लेकिन गद्य में वहीं पे लय पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने जो है पूरा जितना भी वो है आपका, जैसे टीचिंग ऑफ मैथड, TACHING, टीचिंग ऑफ जितना भी वो है, टीचिंग वाला जो शिक्षण वाला जो मामला है वह हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है लगभग। और अब हम जो अगली वीडियो लाएंगे आपका, तो ग्रामर पर लाएंगे, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। तो आशा है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हाँ लंबा तो है वीडियो, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो और लोगों के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े हों तो वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो हम आप लोगों का जो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।